हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत, अभिनंदन। सरल रेखीय गति की इस कड़ी के अंदर बहुत सी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं और आगे की टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो सभा है एक टॉपिक के ऊपर, एक क्वेश्चन के ऊपर जो है केंद्रित थी, और वो जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा है, मैं कहूँगा ये वाला प्रश्न 3.12। आप देख रहे हैं आगे प्रश्न हमें करने हैं, अभी बहुत से प्रश्न हमारे रहे हुए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी हम आ रहे हैं इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन 3.12। हालांकि मित्रों, मैं क्षमा चाहूँगा कि क्वेश्चन आधा तो हमने कर लिया था, परंतु अभी वो कंटेंट जो है वो इस पीडीएफ के अंदर, इस फाइल के अंदर नहीं है, तो आपका 10 मिनट का समय मैं फिर से जाया करूंगा, क्योंकि ये हालांकि क्वेश्चन आधा करा दिया है, आधा जो है वो दूसरी फाइल में रह गया है, तो इसलिए वो वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है। और वैल्यूज़ मुझे इसलिए ज़रूरी है, कारण ये है कि वो हमें ग्राफ खींचने को कह रहा। अगर ग्राफ खींचने को नहीं कहता तो वैल्यू की आवश्यकता भी नहीं होती, पर ग्राफ खींचने को कह रहा है, इसलिए ज़रूरी है मित्रों कि एक बार मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं इसे एक बार स्टार्टिंग से लेकर चलूं। क्या कहना चाह रहा है कि किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जा रहा है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। तो इसकी गति का t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ खींचिए, हमें कह रहा है t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच। क्वेश्चन मैंने कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम देखते हैं क्या है। देखिए, गेंद को 90 मीटर ऊंचाई से फर्श की तरफ गिराया जा रहा है, तो मैं कहूँगा गेंद की प्रारंभिक चाल कितनी है। गेंद की जो प्रारंभिक चाल है वो प्रारंभिक चाल है मेरे पास 90 मीटर। तो मुझे बताओ, नहीं प्रारंभिक चाल नहीं, प्रारंभिक ऊंचाई जो है, प्रारंभिक चाल है 0 मीटर पर सेकंड, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ की या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जहां से गिराया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 90 मीटर। पहले इतना ही पढ़ो। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से करेंगे। ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहूँगा इस m द्रव्यमान की वस्तु को नीचे गिराया जा रहा है। तो h बराबर हमें ऊंचाई दी गई है, तो प्रारंभिक वेग u 0 होगा। चूंकि इस वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पर कहूँगा कि v बराबर है मैं कहूँगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर u 0 था, हमने कल भी बोला 2gh, तो v बराबर आ गया था अंडर ऑफ 2gh। v बराबर कितना है 2, g है 10, h है 90 मीटर, कितना आ रहा है 9 दूनी 18, मैं कहूँगा 1800 मीटर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास जो v आया वो v कितना आया है ज़रा देखिए। तो जो मेरे पास v आ रहा है वो आया था 42 मीटर पर सेकेंड। क्या ये इतना याद है? मैं कहूँगा अर्थात जो वस्तु है वो 42 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल पर नीचे की तरफ गिर रही है। कितने वेग से? 42 मीटर पर सेकंड वेग से। तो पहले कितना था 0, और यहाँ तक पहुँचने तक इसके पास अंतिम वेग कितना आया 42 मीटर पर सेकंड। कितनी ऊंचाई? 90 मीटर ट्रेवल करने में। तो बताइए इसको h ऊंचाई स्तंभ तय करने में समय कितना लगा होगा, या मैं कहूँ 0 से 42 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करने में कितना समय इसे प्राप्त हुआ। तो मैं कहूँगा वस्तु को
वस्तु को 0 मीटर पर सेकंड वेग से 0 मीटर पर सेकंड वेग से 42 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करने में लगा समय क्या होगा वो समय। v बराबर है मेरे पास u प्लस AT, v बराबर है u प्लस GT। ओके, तो चूंकि u तो 0 है तो v बराबर कितना आ गया है मेरे पास GT। तो मैं यहाँ पर कहूँगा t बराबर क्या है मेरे पास v/g, मतलब 42 बट्टे मैं कह दूंगा 10, तो t बराबर आ गया है 4.2 सेकेंड। तो ये हमारे पास पहली स्थिति है मित्रों। ये जो है मैं कहूँगा ये केस नंबर फर्स्ट है, पोजीशन नंबर, स्थिति नंबर पहली है हमारे पास। ठीक है, 42 मीटर पर सेकेंड, 4.2 सेकेंड का समय लगा है। तो अब आप देखोगे, अतः मैं कहूँगा अतः वस्तु को 0 मीटर पर सेकंड वेग से 42 मीटर पर सेकंड वेग 42 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करने में 4 पॉइंट कितना है 2 4.2 सेकंड का 4.2 सेकंड का समय लगता है। ये तो था मित्रों केस नंबर 1 कि वस्तु नीचे आ गई, 4.2 सेकंड का समय लगा, 90 मीटर इन्होंने हाइट प्राप्त कर ली। अब जरा आपको केस नंबर 2 मैं कहूँगा स्थिति नंबर 2 पे विचार करना है, और वस्तु कहाँ आ चुकी है, सतह पर। मैं कहूँगा अब वस्तु धरातल पर उपस्थित है। अब वस्तु कहाँ है, धरातल पर उपस्थित है। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनडो भारी, नहीं आया। अब वस्तु धरातल पर उपस्थित है और धरातल पर उन्होंने क्या बोला है, अब धरातल नहीं, अब वस्तु धरातल से जाकर टकरा रही है, उपस्थित थोड़ी वापिस उछलेगी वो। अब वस्तु धरातल से मैं कहूँगा अब वस्तु धरातल से टकराती है। ठीक है, अब वस्तु क्या हो रही है, धरातल से टकराती है। मैं कहूँगा अतः वस्तु का वेग, अब जो वस्तु का नया जो वेग होगा ना v', वो पुराने वेग का 1/10 कम होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन ने यही बोला है कि फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। मतलब मैं कहूँगा अब जो वस्तु का वेग है नया वाला ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है धरातल पर। उस समय ये जो वेग है वो प्रत्येक टक्कर के बाद वो जो वेग है वो 1/10 कम हो जाता है। तो v' बराबर है 42 माइनस 42/10। v' बराबर है 42 माइनस 4.2, तो v' बराबर आया है 37.8 मीटर पर सेकंड। और अब ये कहाँ पर है, सतह पर है, धरातल पर है। तो चूंकि v' बराबर हो गया u, कितना है 37.8 मीटर पर सेकंड। तो मैं कहूँगा अब जो उसका वेग 42 जो है, उसका वेग जो 42 था वो कितना हो गया है 37.8। पर बॉल जाकर धरातल से टकराएगी तो वो वापस ऊपर उठती है तो कितनी हाइट तक जाएगी और कितना समय लगेगा, ये हमें पता करना जरूरी है। अब आप कहोगे ये तो केस नंबर 3 हो गया ना, केस नंबर 3 नहीं है, केस नंबर 3 केस नंबर 2 ही है। ऊपर से आई, टकराने के बाद वापस ऊपर उछलती है, कितनी हाइट कितना समय लगा वो हमें बताना है। और केस नंबर 3 होगा उस हाइट से वापस नीचे आने में वही समय लगेगा, वही हाइट होगी।
केस नंबर 4 होगा वापस टकराकर ऊपर जाने में, बस 4 रीडिंग से हमें ग्राफ मिल जाएगा। देखिए मैं कहूंगा अब गोलाकार वस्तु धरातल से टकराकर ऊर्ध्वाधर ऊपर उठती है। धरातल से टकराकर ऊर्ध्वाधर क्या है? ऊपर उठती है। ठीक है, वस्तु क्या हो रही है? धरातल से टकराकर ऊर्ध्वाधर क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है। उठने दो। अगर ये धरातल से टकराकर ऊर्ध्वाधर ऊपर उठ रही हैं तो ऐसी कंडीशन में मैं डायग्राम से निरूपित इसको इस तरह से करूंगा। यस, कितना हो रहा है? यहां u बराबर है 37.8 मीटर पर सेकंड। 8 ही है ना? हाँ। और अब ये क्या हो रहा है? अब ये ऊपर उठ रही हैं तो कितनी ऊंचाई धारण कर रही है हमें ये देखना है। कितनी ऊंचाई धारण कर रही है और इसको यहां तक पहुंचना है। मैं कह देता हूं A पॉइंट और ये B पॉइंट शिखर बिंदु पर। तो मुझे बताओ, अतः वस्तु ऊपर उठ रही है तो इसने कितना, मैं कहूंगा वेग तो ये है ही है, तो बिंदु B तक पहुंचने में मैं कहूंगा अतः वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमें देखना है। देखिए वो क्या है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो फिर वही बात, v² बराबर u², ऊपर जा रही -2gh मुझे लाना है। चूंकि उच्चतम बिंदु पर क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर वेग बराबर क्या है मेरे पास? 0 है। तो 0 बराबर u² माइनस का 2gh, तो u² बराबर हो गया 2gh। गॉट? तो h बराबर हो गया u² बाई 2g। u है मेरे पास 37.8 बट्टे में है मेरे पास 2 × g, मैं कहूँगा 10। ये मेरे पास कितना आ रहा है? अगर मैं h की बात करूं तो ये मेरे पास जो आ रहा है फाइनली, मैं कहूँगा फाइनली ये मेरे पास आ रहा है 72.9 मीटर। तो अब ये कितनी हाइट गेन कर रही है ऑब्जेक्ट? 72.9 मीटर। ये स्थिति नंबर 2 ही हो रहा है, ऊपर उठकर ऊपर टकराकर ऊपर जा रही है। तो मैं कहूँगा अब वस्तु द्वारा 72.9 मीटर दूरी तय करने में 72.9 मीटर दूरी तय करने में क्या हो रहा है? 9 मीटर दूरी तय करने में क्या हो रहा है मुझे बताओ? तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा जरा देखिए। मैं कहूँगा v बराबर है u + 80। कोई डाउट? तो चूंकि v तो है 0 तो मैं कहूँगा 0 u माइनस का gt। जरा देखिए, मैं कहूँगा t बराबर है u/g। u कितना है? हाँ, u है मेरे पास 37.8 बट्टे 9.8। कितना आ रहा है? 3.85 आ रहा है क्या? चेक करो जरा जल्दी से। ये आ रहा है 3.85 सेकेंड। तो ये 2 स्थिति हो गई है मित्रों। एक बार सतह से आई, जमीन से टकराई, तो वहां वेग 0 था। कितना वेग प्राप्त किया? कितनी ऊंचाई प्राप्त की? कितना उसे समय लगा? 3 कारक हमने निकाले। कितनी ऊंचाई प्राप्त की? कितना उसे समय लगा? धरातल से वो कब टकराई?
धरातल से जब वो टकराई तो अंतिम वेग जो था वो 1/10 हो गए, ये एक नई कंडीशन है। तो जैसे ही टकरा कर अब वो ऊपर उठती है, कितनी हाइट तय की, कितना समय लगा और उसका वेग कितना हुआ। तो वेग अपन ने पहले ही प्राप्त कर लिया कि 1/10 कम हो रहा है, तो वो प्रारंभिक वेग हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसका अंतिम वेग हमें प्राप्त हो गया। फाइनली अंतिम वेग तो 0 हो गया शिखर बिंदु पर, तो हमें एक तो टी प्राप्त हो गया, एक ऊंचाई प्राप्त हो गई। यहाँ तक है मेरे पास द्वितीय स्थिति, और इसको प्राप्त करने में समय कितना लग रहा है, 3.85। अब देखो बॉल यहाँ से यहाँ तक जा चुकी है, कहाँ गया डायग्राम, बॉल यहाँ से यहाँ जा चुकी है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि जब नीचे आती है ना तो वेग 1/10 कम होता है। क्या उसने बोला? ऊपर जाती है तब भी 1/10 कम होता। हाय बताइए, उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे बताओ, जब जितने वेग से वो ऊपर गई है उतने ही वेग से वो अगर नीचे आएगी, यहाँ तक तो अपन निकाल चुके हैं, तो जितनी दूरी इसने पिछली केस में तय की है उतना ही अब उतरने में तय करेगी। तो ऊंचाई वही रहेगी, वेग वही रहेगा, समय वही लगेगा। तो केस नंबर 3 केस नंबर 2 का कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मैं कहूंगा केस नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिए। केस नंबर 3 ये कहना चाह रहा है कि चूंकि अब वस्तु शिखर बिंदु पर है, अब वस्तु शिखर बिंदु पर उपस्थित है, जहां से वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे गिरती है, और जहां से वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे गिरती हैं और h बराबर कितना है, 72.9 मीटर तय करती हैं, 72.9 मीटर तय करती हैं, एवं इस ऊंचाई 72.9 मीटर को तय करने में कितना समय लगता है, 3.85 सेकंड का समय लग रहा है, समय लगता है। क्या यहां तक समझ आ गई सभी बातें? क्या यहां तक समझ आ गई सभी बातें? मुझे ये बताइए। तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम आएगी नीचे आने पर। तो मैं कहूंगा केस नंबर 4 में अब वस्तु कहां आ रही है, मैं कहूंगा अब वस्तु पुनः धरातल से टकराती है, अब वस्तु पुनः धरातल से टकराती है। ठीक है भाई, हम समझ गए। अगर अब वस्तु पुनः धरातल से टकराती तो वही लॉजिक लगेगा कि इसका वेग जो है वो 1/10 कम हो जाएगा। पुनः धरातल से टकराती हैं, अतः अब वस्तु का वेग, अतः अब वस्तु का वेग जरा मैं कहूंगा v" बराबर u माइनस u/10 कितना है, 37.8 माइनस 37.8/10 कितना आ रहा है मेरे पास। तो v" जो आ रहा है बताएं फटाफट कितना आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 34.02 मीटर प्रति सेकंड मेरे पास क्या आ रही है, इसकी चाल आ रही है। 34.02 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ रही है, चाल आ रही है। क्या ये क्लियर है? तो अब वो मैं कहूंगा उसका जो अब वेग है धरातल पर क्या हो रहा है, 34.02 रह गए। अब कहाँ जाएगी वो, अब ऊपर उठेगी।
तो ऊपर उठेगी तो फिर से नई ऊंचाई तय करेगी, और नई ऊंचाई को तय करने में कितना समय लगेगा हमें देखना है। तो अब जो वेग है वो कितना है वस्तु का, 34.02। मैं कहूंगा अब वस्तु पुनः ऊर्ध्वाधर ऊपर उछलती हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर उछलती हैं। ठीक है, उछलने दो। अतः वस्तु द्वारा तय ऊंचाई, वस्तु द्वारा तय ऊंचाई डाटा 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 डाटा, मैं कहूंगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gh2, v बराबर है 0, u स्क्वायर माइनस का 2gh2। ठीक है, वस्तु द्वारा तय ऊंचाई तो u स्क्वायर बराबर 2gh2, तो फिर h2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं कहूंगा u स्क्वायर बाई 2g। u कितना है मेरे पास 34.02, तो 34.02 इंटू 34.02 बट्टे 2 इंटू 10 कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, बताएं जरा जल्दी से बताएं मुझे, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हमें पूछ रहा है। ठीक है, ये तो मेरे पास H2 आ गया। अब मैं कहूंगा इस ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, प्राप्त करने में लगा समय। हालांकि मित्रों हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन से काम चल जाएगा। ये समय में कैसे लाऊंगा कि v बराबर है u माइनस का gt, तो v जो है मेरे पास है 0, u माइनस का gt, तो t बराबर है u बाई g। 34.2 है, 34.2 है, 02 34.02 है, 34.02 बट्टे में 10 करूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3.4 सेकेंड। मुझे समय ही चाहिए, वैसे मुझे समय ही चाहिए, क्योंकि ऊंचाई की कैलकुलेशन करके मुझे क्या करना, चाल समय ग्राफ पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने समय को तवज्जो दी। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आए मित्रों चलेगा। अब देखो, अब आप आओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसकी गति का t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच में चाल समय ग्राफ बनाओ। 12 सेकंड के बीच में चाल समय ग्राफ बनाना है, देखिएगा कैसे, जरा सुनो। अगर हमें चाल और समय ग्राफ बनाना है तो ध्यान से सुनना। क्लियर? मैं कहूंगा ये तो है मेरे पास, मैं कहूंगा वेग, और ये है मेरे पास समय। देखो, सबसे पहले आप बात करो यहां पे, कहां पे, पहले केस में आपने देखा कि गेंद की प्रारंभिक चाल 0 थी और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इन्होंने 90 मीटर प्राप्त की है, और इस कंडीशन में उसने वेग कितना प्राप्त किया, 42। गॉट, हाईएस्ट पीक है 42। तो मैं यहां नहीं कहूंगा, मैं यहां पर कहूंगा 0, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये 25, ये 30, ये 35 और ये 40। थोड़ा ग्राफ अलग है, मुझे इसको दूसरे पैटर्न में लेना पड़ेगा। मैं कहूँगा ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30
और ये हो गया 40, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 50। पहली अवस्था में गेंद आ रही है ऊर्ध्वाधर, नीचे वेग हो रहा है 0 से 42, वेग हो रहा है 0 से 42, परंतु भूले नहीं, भूले नहीं, भूले नहीं, वेग हो रहा है 0 से 42, 0 से 42 कितने सेकंड में हो रहा है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये 0 से 42 हुआ है, तो 42 इसको यहां मिलेगा, वो 42 जो है वो इसको यहां मिलेगा, ये है मीटर प्रति सेकंड। नहीं आया तो यहां 42 आएगा, पर 42 कितने समय में आया था, 4.2 सेकंड। चेक करो, 4.2 सेकंड। तो मित्रों मुझे ये बताओ, अगर उसे 4.2 सेकंड का समय लगा है तो मुझे थोड़ा इसको यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे, आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आएगी वो यूं नहीं आएगी, मुझे इस लाइन को थोड़ा टिल्ड करना पड़ेगा ऐसे, यहां पे। क्लियर है, ये यहां पे आएगी, तब जाके 4.2 का समय अंतराल मुझे सही ढंग से मिल पाएगा। और याद रखना है आपको, ये जो समय आया है यहां मिल रहा है, इसका मतलब 4.2 यहां आना चाहिए। तो ये 0 है, ये 0 है, और मैं कहूँगा ये 1 है, ये 2 हैं, ये 3 है। तो अभी गड़बड़ हो रही है, तो अभी गड़बड़ हो रही है। मैं कहूँगा ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास मैं कहूँगा 4 है, तो 4.2 लगभग यहाँ आएगा, तो 4.2 सेकंड लगभग यहाँ आएगा। बरसों मारा गुदलियां बादल बरसों, नहीं आया। अब ये ग्राफ हमें बता रहा है ओ ए, और वस्तु की गति किधर हो रही है, ऊर्ध्वाधर नीचे। वस्तु की गति किधर हो रही है मेरे पास, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो वस्तु की गति हो रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, समझ गए। अब कहां वस्तु सतह से टकराएगी, ऊपर जाएगी उच्चतम वेग पर। तो सतह पर तो मैं कहूंगा 37.8 हो गया, 37.8 से वो ऊपर गई है, और ऊपर जो है इसका वेग जो है मैं कहूंगा 0 हो गया है। तो अब आप देखोगे कि 37.8 कोई नया वेग थोड़ी है, तो क्या है, 42 को ही तो 37.8 बनाया है, तो 42 तो अपन मेंशन कर चुके हैं। तो 42 का 37.8 घटकर रह गया, और उसके बाद वेग 0 हो रहा है, उसके बाद जो वेग है वो 0 हो रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगला जो वेग आ रहा है 37.8 पे, पहले तो कांस्टेंट होगा, पहले तो ये डंडी यहां तक आएगी 37.8 पे, ठीक है, 37.8, 42 ही 37.8 रहा है, सीधी सी बात है। ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 37.8 की, ठीक है। अब ये 37.8 यहां तक तो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद खच 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 वस्तु ऊपर गई है, ऊपर इसका वेग 0 आया है, नहीं आया, अरे वस्तु नीचे आई, 42 मीटर पर सेकंड वेग साइड टकराई। तो बोल रहा है ना 1/10 कम हो गया, तो 1/10 कम हो गया, पीछे बचा 37.8, तो 42 घटकर रह जाएगा 37.8। परंतु क्या 42 जो है वो मैं कहूंगा न्यूनतम वेग है क्या, या दूसरा अन्य वेग है क्या, नहीं है। 42 जो है मैं कहूंगा 42 जो है वो अंतिम वेग नहीं है, वो प्रारंभिक वेग बन गया है। अंतिम वेग जो है वस्तु का वो 0 है, अंतिम वेग v0 है ना, वस्तु ऊपर चली गई थी, यस। देखें जरा, बयालीस जो है वो अंतिम वेग अब नहीं है, 42 प्रारंभिक वेग था,
और वो प्रारंभिक वेग घटकर 37.8 रह गया, तो उसको मैंने मेंशन कर दिया है 37.8। अब अंतिम वेग घटकर 0 हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 0। तो आप जानते हो y अक्ष कहाँ 0 होगा? y अक्ष x अक्ष पर 0 होगा। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस वस्तु को वो ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लगा? 3.85। याद आ रहा है कुछ? ये ग्राफ है, ग्राफ हिला डालेगा, ध्यान रखना। अरे उस समय उसने 72.9 मीटर दूरी तय नहीं की क्या? बताओ मुझे। क्या यार, तुम भी ना। उसने 42 को घटाकर 37.8 प्रारंभिक वेग हो गया। फिर वस्तु का अंतिम वेग क्या हुआ है? 0 हुआ है। वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर गई है, v बराबर 0 है। ठीक है, इसने h 72.9 लिया और इसको समय लगा है 3.85, मतलब 72.9 मीटर ऊंचाई को प्राप्त करने में समय आ रहा है 3.85। समझ आया? तो अब समय 3.85, तो अब आपको लग रहा है कि सर 3.85 तो यहां आएगा ना, तो क्या मैं पीछे मिलाऊंगा ग्राफ को? अरे बेवकूफ थोड़ी हूं, ग्राफ बना रहे हैं हम। देखिए, तो मुझे बताओ 3.85 का मतलब क्या है? सुनिए, 3.85 का मतलब यह है कि इस 4.2 में 3.85 ऐड कर दो। भाई इसके बाद ही तो समय लगा है, तो 4.2 में 3.85 ऐड करो। बताएं मुझे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? मैं कहूंगा 7, 8, ये 5, 8 और 2 10, 8.5, 8.5, 8.05 है। 8 और 2 10, 0, 4, 3, 7, 8.05। मतलब ये हुआ कि अगला निशाना लगभग 8.1 सेकंड पे जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये हो गया 5, ये हो गया 6। अच्छा, दो के गैप से ले रहे हो तो छोड़ो इनको, 5 को छोड़ो। ये हो गया 6 और ये हो गया, नहीं यहां मत बनाओ इसको, यहां बनाओ 6। ये हो गया मेरे पास 8। तो ये जो पॉइंट आया है ना, यहां पर जो लगभग समय मिलेगा वो 8.1 सेकंड मिलेगा। नहीं आया? तो अब वस्तु कहां जा रही है? ये ऊर्ध्वाधर नीचे आ गई, तो अब वस्तु की बात हो रही है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। टा 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 टा। आया आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, आया आया नहीं आया? क्या ये नहीं आया? अभी वस्तु कहां जा रही है? जा काजल जी ले तेरी जिंदगी। मैं ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं, ऊर्ध्वाधर ऊपर गई है, ऊर्ध्वाधर ऊपर गई है। तो ये वक्र कौन बता रहा है? ये बी है और ये वक्र हो गया मेरे पास सी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर पहुंच चुकी है 8.1 सेकंड में। अब मुझे ये बताओ कि वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर है, ऊपर से वो नीचे आ रही है, ऊपर से वो नीचे आ रही है। तो नीचे आएगी तो इस कंडीशन में प्रारंभिक वेग तो उसका ऊपर से नीचे आ रही, तो ऊपर जो है इसका प्रारंभिक वेग अब रहेगा 37.8, पर अंतिम वेग जो है मैं कहूंगा वो क्या होगा? वो हमारे पास कितना आया है? जरा सुनिए। मैं कहूंगा ये यहां पर वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ये हो गई थी 37.8 से, तो अब 72.9 मीटर इसने ऊंचाई तय की। अब वस्तु 72.9 तय करने में लगा समय 3.85। अब वस्तु शिखर बिंदु पर उपस्थित है, जहां से वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही है, 72.9 मीटर दूरी तय करेगी और इसको समय कितना लगेगा? 3.85 सेकेंड। तो अब हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि भाई अब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो वस्तु का वेग जो है ऊपर तो 0 था और वस्तु 37.8 से गई थी, तो अब वहां उसका प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। वहां पे वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 रहेगा और अंतिम वेग से वो नीचे आएगी। तो जब वो नीचे आएगी तो मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन में अभी जो उसका वेग है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कारण यह है कि वो टकराती उसके बाद कम होता है, पहले नहीं। तो भाई ठीक है, हम समझ गए कि 37.8 तक वैल्यू आ चुकी है। अब वस्तु फर्श से टकराती है,
तो मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में अब वस्तु का वेग जब वो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे आ रही, तो ऊपर जो है इसका वेग मैं कहूंगा वो स्थिर थी, नीचे आएगी वापस कितना वेग मिलेगा उसे 37.8 ही मिलेगा। तो उसको नीचे आने में फिर से वही समय लगेगा 3.85। तो अब वस्तु जो है मुझे बताओ अब वस्तु कहाँ जा रही है? वस्तु का मैं कहूंगा ऊर्ध्वाधर नीचे आ रही है। तो ये कर्व आएगा मेरे पास ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आ रही है। तो ऊर्ध्वाधर वो नीचे आ रही, तो 3.85 का समय उसे पहले लगा, 3.85 का समय उसे अब भी लगेगा। सतह से टकराई थोड़ी, 37.8 ही रह रहा है अभी भी उसका वेग। तो सतह से जब तक नहीं टकराई तब तक उसका जो वेग है मैं कहूंगा 37.8 है, 3.85 का समय लगा। तो एक बात बताओ, ये 8.1 यहाँ आ चुका है, 8.1 में मैं 3.85 ऐड कर दूंगा तो 5, 8, 1, 9 और 8, 3, 11। तो ये तो आ गया ना 11.95। तो 11.95 लगभग 12 आ गया मित्रों। इतना ही बनाना है हमें कर्व, इतना ही बनाना है। तो अब मैं कहूंगा वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे आ चुकी है, ठीक है, और नीचे आ चुकी है तो उसको यहां पर कितना समय मिल रहा है? यहां पर ये जो समय आ रहा है, यहां ये जो समय आ रहा है वो लगभग जो है 11.95 सेकंड आ रहा है। और वस्तु कहां पहुंच चुकी है? धरातल पर पहुंच चुकी। अब वस्तु का वेग फिर से घटेगा और घटकर कितना हुआ? 34.9। बोला ना, कहां गया? अब वस्तु का वेग, क्योंकि अब वो ऊपर से नीचे आएगी तब वेग में चेंज होगा। जब ऊपर से नीचे आई तो वेग हो गया है 34.02। तो मैं ऐसी कंडीशन में कहूंगा कि 34.02 ऊर्ध्वाधर कहां है? ऊर्ध्वाधर नीचे आई, नीचे जाकर जब वो ऊपर की तरफ उछलती है तब आ रहा है 34.9। तो 34.9 कहां आएगा? देखो 30, और ये यहां पे ये कांस्टेंट है ना, यहां तक करना पड़ेगा मुझे, ये यहां तक, इस वैल्यू तक जो है मेरे पास आ जाएगा। मैं कहूंगा ये वाली जो वैल्यू है मुझे देगी 34.02 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर अब आगे वाला केस क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई क्वेश्चन ने यही बोला है, 12 सेकंड तक ही बोला है, तो हम 15-20 सेकंड क्यों करेंगे? 11.95 हो गया हमारा, 12 सेकंड नहीं आया। आप चाहते हो, मुझे तो आता है आगे का ग्राफ कैसे बनेगा, पर क्वेश्चन ने यही बोला है कि 12 सेकंड तक ही बनाओ। तो 12 सेकंड हो गया, 11.95, 3.85, 3.85। हालांकि आगे वाला अब समय ले सकते हो आप। तो मुझे बताओ 3.85 हो गए, 11.95, अभी समय कितना लगा था? देखो इसमें 3.4। अब अगर आप 3.4 जोड़ दोगे ना, तो 3.4 जोड़ने पर हो जाएगा 11 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पास? 14.4 है, तो 14.99, लगभग 15 सेकंड हो जाएगा। और क्वेश्चन ने कितना बोला है? हमें t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच का ही बोला है, इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे। बताओ ये जो कर्व है ये किधर है? यहाँ पे आएगी ऊर्ध्वाधर ऊपरी दिशा में। क्या ये ग्राफ समझ आया? आपको इतनी सी बात क्लियर हो जानी चाहिए। देखो थोड़ी सी पॉइंट तो टेढ़े हैं, पर मैंने इसमें बहुत मशक्कत करके आपको समझाया है इस ग्राफ को। तो आशा करूंगा आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। A, B, C, ये D और ये पॉइंट कह देता हूं ई चाल समय वक्र। बताओ समझ आ गया? बहुत ही भयंकर प्रताड़ित करने वाला प्रश्न आप सभी के मन में ये लग रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? देखो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर मित्रों देखो हमारा दायित्व तो है एनसीईआरटी करवाना, तो वो हम जो है शानदार तरीके से पहले भी करवाए हैं और अभी भी करवाएंगे, तो इसलिए हम करवा रहे हैं। हालांकि ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी हमें हर एंगल से तैयार रहना है। 34.02 मैंने यहां मेंशन किया है। चलिए, तो आशा करता हूं
तो मित्रों मैं आशा करता हूं ये कतई एक तरह से कहते हैं ना प्रताड़ित करने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे क्लियर हो गया, इम्पोर्टेंट। और 3.12 जो क्वेश्चन है वो डन। चलो मैं आगे। टा 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 टा, देखो देखो देखो, इसमें आओ। 3.13 ये क्या कहना चाह रहा है? 3.13 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है उदाहरण सहित निम्न के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित निम्न के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए कि किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण, जिसे कभी कभी दूरी भी कहा जाता है, और किसी कण द्वारा उसी अंतराल में दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी समय अंतराल में जो विस्थापन होता है, जिसे कभी कभी हम दूरी कहते हैं, और किसी कण द्वारा उसी अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, मतलब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, हमें थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है। मैं कहूंगा विस्थापन जो है, विस्थापन क्या होता है जरा सुनिए। बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो, मैं कहूंगा विस्थापन का मीनिंग क्या है कि किसी कण द्वारा निश्चित दिशा में किसी कण द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई सीधी दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। कैसी राशि है ये? मैं कहूंगा विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। आया समझ में? यह एक सदिश राशि है। यह कभी भी यह शून्य ऋणात्मक व समय के साथ घट सकती हैं। शून्य ऋणात्मक व समय के साथ घट सकती हैं। नहीं आया समझ में? ठीक है। जैसे उदाहरण भी देने को कह रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ बिंदु A है और ये बिंदु B है। A से B तक निश्चित दिशा है, तो इसी दिशा में ये जो तय की गई दूरी विस्थापन है, वही विस्थापन AB है। क्लियर है? तो ये कह रहा दूरी के साथ क्या संबंध है इसका, तो लो दूरी भी बता देता हूं मैं कहूंगा दूरी क्या है। अगर मैं दूरी की बात करूं तो याद रखना दूरी क्या है कि किसी कण द्वारा तय पथ की लंबाई, किसी कण द्वारा तय पथ की लंबाई क्या कहलाती है? पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। नहीं आया समझ में? कि किसी कण द्वारा जो तय किए गए पथ की लंबाई है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और मैं कहूंगा दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। मैं कहूंगा दूरी का मान अशून्य, दूरी का मान अशून्य धनात्मक, दूरी का मान मैं कहूंगा क्या है? अशून्य धनात्मक। और मैं कहूंगा यह वह समय के साथ घट नहीं सकती हैं। दूरी का मान समय के साथ घट नहीं, धन अशून्य है, धनात्मक है और समय के साथ क्या है?
घट नहीं सकती। ठीक है, हम समझ गए। अब जरा देखो, यहां तक तो तुम्हें समझ आ गया कि दूरी का मान समय के साथ घट नहीं सकता है, अशून्य है। तो इसको एक उदाहरण से भी परिभाषित करने को हमें कह रहा है, तो ये लो मैं कर देता हूं। जरा 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 मैं कहूंगा ये ए है, ये ए से पॉइंट कहाँ लेकर गए हमें बी, बी से वापस लेकर गए हम सी। ठीक है, तो अंतिम बिंदु क्या है, सी है। तो जो दूरी होगी वो दूरी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। क्या ये समझ आया? तो जो दूरी है वो हो जाएगा मेरे पास ए बी प्लस बी सी। चलो, तो दूरी और विस्थापन का ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्लियर हो गया कि ये पथ की लंबाई है, कुल पथ की लंबाई बिल्कुल है। फिर ये कह रहा है कि किसी समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण और उसी समय अंतराल में औसत चाल, किसी समय अंतराल में किसी कण की औसत चाल को समय अंतराल द्वारा विभाजित की गई कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिद्ध करो कि दोनों में ही दूसरी राशि पहली राशि से अधिक या उसके बराबर है। दूसरी राशि कौन है भाई? पहली तो है औसत वेग, दूसरी राशि है औसत चाल। सिद्ध करो कि दोनों में ही जो दूसरी राशि है वो पहली राशि से बड़ी है और उसके बराबर है। समता का चिन्ह कब सत्य होता है? सरलता के लिए एक विमीय गति पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी करते हैं। देखो, औसत वेग है पहली, औसत चाल है बाद वाली। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूंगा औसत वेग जो है, औसत वेग बराबर है मेरे पास कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। क्या है औसत वेग? औसत वेग है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। मैं कहूंगा चूंकि विस्थापन का मान समय के साथ, मैं कहूंगा चूंकि विस्थापन का मान समय के साथ घट भी सकता है, घट सकता है, घट कर शून्य हो सकता है, घटकर शून्य हो सकता है। अतः मैं कहूंगा औसत वेग शून्य भी संभव है। अतः औसत वेग शून्य भी संभव है। क्या ये समझ आया? मैं कहूंगा कि ये जो औसत वेग है वो शून्य भी क्या है, संभव है। फिर देखो, मैं कहूंगा औसत चाल क्या है, डा 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 डा। देखिए औसत चाल, अगर मैं औसत चाल की बात करूं तो ये क्या है? औसत चाल की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा औसत चाल बराबर है मेरे पास, क्या है? औसत चाल बराबर कुल पथ की लंबाई बट्टे समय। मैं कहूंगा कुल दूरी बट्टा कुल समय। आया समझ में? और आप जानते हो चूंकि पथ की लंबाई अथवा दूरी, पथ की लंबाई अथवा दूरी का मान, मैं कहूंगा चूंकि पथ की लंबाई अथवा दूरी का मान समय के साथ चूंकि मैं कहूंगा पथ की लंबाई अथवा दूरी का मान समय के साथ कभी घट नहीं सकता है, कभी घट नहीं, समय के साथ कभी घट नहीं सकता है। अतः औसत चाल
औसत चाल का मान कभी कभी कम नहीं हो सकता है। क्या इतना आया समझ में? क्या इतना आया समझ में? मुझे बताओ। मैं कहूँगा अतः मेरे पास है औसत चाल बट्टे औसत वेग। मेरे पास है औसत चाल बट्टे औसत वेग। क्या हो जाएगा? औसत चाल कितना है भाई? औसत चाल है मेरे पास वही कुल दूरी, और ये हो जाएगा कुल विस्थापन। नहीं आया? क्यों? अरे भाई समय समय कट गया नीचे। कुल दूरी बट्टा कुल विस्थापन। अब आप जानते हो कि दूरी का मान जो है वो विस्थापन से बड़ा होता है, तो मैं कह दूंगा, मैं कहूँगा ये डिस्टेंस है और ये x है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि चूंकि d/x का रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। क्या है? दूरी बट्टे विस्थापन का अनुपात बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, तो d/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जरा 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 मैं कहूँगा यही कारण है कि दूरी विस्थापन से बड़ी है। चूंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू x है, अगर दूरी विस्थापन से बड़ी है तो हम यहाँ नहीं कहेंगे क्या? हम यहाँ नहीं कहेंगे क्या कि जो औसत चाल है, जो औसत चाल है वो औसत वेग से क्या होगी? बड़ी होगी। जो औसत चाल है वो औसत वेग से क्या होगी? बड़ी होगी। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्या है समझ आया है, और ये इम्पोर्टेंट कर दीजिए। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.13 हमने कर लिया है डन। इम्पोर्टेंट कर दो। अच्छा क्वेश्चन है। शांत। बताओ क्या यहां तक क्लियर है सभी? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं मित्रों? आप देखेंगे, आप देखेंगे कि हमने ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से कर लिया है, और आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा शानदार। पर आगे देखते हैं हम क्या है। तो देखें आगे का क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। टा 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 टा। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना मित्रों, जुल्मी प्रश्न है, जुल्मी। इस प्रश्न को प्रारंभ करने का मतलब है अधूरा रखना, समय सीमा की बाध्यता है। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। ये मैं बता देता हूं, ये ठीक है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.15। 3.15 वाले क्वेश्चन को मैं बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए कि हमने अभ्यास 3.13 और 3.14 में औसत चाल व औसत वेग के परिमाण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। जी महोदय किया। यदि हम तात्क्षणिक चाल व वेग के परिमाण पर विचार करते हैं, यदि हम तात्क्षणिक चाल व वेग के परिमाण पर विचार करते हैं तो इस तरह का अंतर करना आवश्यक नहीं होता। क्या बोला है? क्या बोला?
कि आपने भाई अगर पिछले प्रश्न में औसत चाल औसत वेग के परिमाण के बीच अंतर को स्पष्ट किया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। कि यदि हम तात्क्षणिक चाल और वेग के परिमाण पर विचार करते, किसके किसके किसके, तात्क्षणिक चाल और वेग के परिमाण पर, तो इस तरह का अंतर करना आवश्यक नहीं होता। कहने का मतलब उस समय वो d ग्रेटर देन x कहना उचित नहीं होता। तात्क्षणिक चाल हमेशा तात्क्षणिक वेग के बराबर होती है। क्यों? क्यों कि भाई तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक वेग के बराबर क्यों है? तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि तात्क्षणिक वेग का मान कम होता है क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक होने के कारण उसका मान भी घट सकता है, घट जाता है। तात्क्षणिक चाल जो है ना वो अल्प समय अंतराल के लिए आती है, इसलिए उसका जो परिमाण है वो तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाती है। तात्क्षणिक वेग जो है वो विस्थापन घटने के बाद में न्यूनतम हुआ हुआ मान होता है, और तात्क्षणिक चाल भी हमें अल्प समय अंतराल के लिए ही मिलती है। और यही कारण है कि वो अल्प समय अंतराल के लिए मिलने के कारण क्या हो जाता है कि हमें इसका मान कम या घटा हुआ प्राप्त होता है। और यही कारण है कि दोनों अल्प समय अंतराल के लिए मिलती है, और जो तात्क्षणिक वेग है वो जो है मेरे पास विस्थापन घटने के कारण प्राप्त होता है, इसलिए इसके मान जो है बराबर होने की संभावना रहती है। तो ये रीजन हम इसके अंदर देंगे। मैं कहूंगा कि चूंकि तात्क्षणिक चाल अल्प समय अंतराल के लिए परिकलित की जाती हैं। अब समय अंतराल अल्प है तो इसका मतलब यह है कि उस समय तय की गई पथ की लंबाई बहुत अल्प है। तो मैं कहूंगा अंतराल के लिए परिकलित की जाती हैं, और बरसों मारा गुदलिया बादल बरसों, मैं कहूंगा और इस समय अंतराल में कण द्वारा तय पथ की लंबाई बहुत अल्प होती है। पथ की लंबाई बहुत अल्प होती हैं। यह पथ की लंबाई कण द्वारा तय विस्थापन के तुल्य हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप मैं कहूंगा तात्क्षणिक चाल का मान तात्क्षणिक वेग के परिमाण के तुल्य हो जाता है। आया समझ में? क्या ये आया समझ में? मुझे बताओ कि तात्क्षणिक वेग के परिमाण के क्या हो जाता है? तुल्य हो जाता है। मुझे बताना है।
ऊपर कर दो। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये जो शब्द है आपको समझ आए हैं कि ये पथ की जो लंबाई है वो कण द्वारा तय विस्थापन के तुल्य हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो तात्क्षणिक चाल का मान है वो तात्क्षणिक वेग के परिमाण के क्या होता है, तुल्य हो जाता है। पाठ्य पुस्तक 3.15 प्रश्न हमने कर लिया है, शानदार और इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इसने पूछा है इसका स्पष्टीकरण कि तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक वेग बराबर होते हैं क्यों। क्या इतना समझ में आया? क्या ये प्रश्न समझ आया? देखिए, तो 3.15 तो समझ आ गया है। अब देखो, मैं 3.16 करवाने वाला हूं आपको, मैं 3.17 वाला प्रश्न आपको करवाने वाला हूं, मैं 3.18 चोर पुलिस करवाऊंगा, 3.19 वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, यस यस यस, 3.20 करवाने वाला हूं और 21, और अंतिम रूप से हम 22 पर भी चर्चा करेंगे, परंतु इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। समय की बाध्यता होने के कारण मुझे इस सभा को अभी यहीं रोकना पड़ेगा, अभी यहीं विराम देना पड़ेगा। तो अगली कड़ी में मैं फिर से आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।